हेलो, सभी को प्रणाम। रेखा जी प्रणाम। सिंह जी गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम। सभी लोग जो है क्लास में जुड़ जाइए। हमारे पेपर 1 की क्लास जो है शुरू हो चुकी है। लक्ष्मी जी प्रणाम सभी को। हम जो है क्लास शुरू कर देंगे अभी। जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने वंशानुक्रम का महत्व, प्रभाव और वातावरण का महत्व और प्रभाव हमने पढ़ा था। तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि वंशानुक्रम यानी कि आपके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी से जो आपको गुण मिलते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों ही, वो वंशानुक्रम में आते हैं। और वातावरण यानी कि आपके आस पड़ोस में भाई बहन, परिवार, शिक्षक, मित्र, इनके जो गुण है उनका जो प्रभाव आप पर पड़ता है। यही इतना ही ये जो है कहना चाहता है यहाँ पर। इसके आगे हम पढ़ेंगे खेल एवं खेल प्रणाली, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स सिस्टम्स। ये जो है आज हम शुरू कर रहे हैं। खेल का महत्व क्या है हमारे शिक्षा में, तो इस पर जो है बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि जो खेल है, ये जो खेल जो शब्द है, इसे जो है शिक्षा का शत्रु माना जाता है, जबकि ये क्या है, मित्र है। और शिक्षा के अंतर्गत कोई भी माता पिता खेल को नहीं रखते। खेल शिक्षा का भाग है। खेल यानी शिक्षा का एक अंग है। खेल यानी कि पढ़ाई ना करना नहीं, खेलना ही एक पढ़ाई है। ये भी एक पढ़ाई का भाग है। जैसे आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट होता है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है, साइंस सब्जेक्ट होता है, मैथ सब्जेक्ट होता है, हिंदी सब्जेक्ट होता है, वैसे ही खेल भी एक सब्जेक्ट है। खेलना भी एक सब्जेक्ट है, वो भी शिक्षा का एक अंग है। लेकिन भारत के माता पिता, भारत के टीचर या फिर हमारे यहाँ जो समाज है, खेल को क्या कहता है कि शत्रु कहता है। किसका? पढ़ाई का शत्रु कहता है, शिक्षा का शत्रु कहता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि खेल इंपॉर्टेंट है, किसमें? शिक्षा में, एक अंग है। वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपको कभी पूछा जाए तो आपको बताना है खेल मित्र है और अंग भी है शिक्षा का। कम से कम आप तो ये गलतफहमी ना रखें कि खेलने से जो है आपकी पढ़ाई नहीं होती। खेल भी शिक्षा का एक अंग है, ठीक है। पूजा जी, लक्ष्मी जी, रेखा जी, सीमा जी, नेहा जी, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। जमाल जी, जितने भी स्टूडेंट आज जुड़े हैं सभी को प्रणाम। एक बार सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए क्लास को, ठीक है। अभी हम खेल एवं खेल प्रणाली जो है पढ़ रहे हैं। तो इसमें आद्यता के विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक विकास में सहायता मिलती है। तो खेल से किसमें सहायता मिलती है? केवल शारीरिक नहीं, तो मानसिक और चारित्रिक जो है सहायता हमें खेल से प्रदान होती है। अभी शारीरिक कैसे, ये तो आपको पता है, क्योंकि आप खेलते हो तो आपका जो है शरीर के अंगों का प्रयोग होता है, जिससे आपके शरीर के अंग जो है काम करने से जो है स्वस्थ रहते हैं। अगर आप फुटबॉल खेलते हो उससे आपके पैरों की जो एक्सरसाइज होती है और आपके पैर मजबूत होते हैं। आप क्रिकेट खेलते हो तो आपके हाथों की एक्सरसाइज होती है, पैरों की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि आप दौड़ते हो, भागते हो। तो खेल में तो शारीरिक विकास होता है, ये आप सबको पता है। मानसिक विकास कैसे होता है? क्योंकि खेल केवल खेल नहीं होता, खेल में आपको बुद्धि लगानी पड़ती है। जैसे आपने क्रिकेट खेला है तो उसमें आपको बुद्धि लगानी होगी कि आपको फील्डर्स कहाँ पर है, आपको कैसे चौका मारना है, कैसे छक्का मारना है। उसके लिए आपको दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। आपको कितने मिनट में रन लेना है, कितना जो है दूरी है, ये सभी मैथ को है आपके दिमाग में रखना पड़ता है। तो खेल ऐसा ही कोई बुद्धू आदमी नहीं कर सकता, उसमें दिमाग का बहुत प्रभाव होता है। इससे क्या होता है, आपके दिमाग का विकास होता है कि आपको पता चलता है कि आप कितनी गति से भागोगे तो आपका रन होगा, आप कितनी गति से एक बॉल को मारोगे तो तब आपका छक्का होगा या फिर चौका होगा। ये सारी बातें जो है आपका मानसिक विकास करती है।
फिर एक और चारित्रिक विकास क्या है? चारित्रिक विकास कैसे होता है? खेल जो है कहा जाता है, जैसे क्रिकेट को कहा जाता है कि जेंटलमैन का खेल है ये। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपको जो है सबके साथ खेलना होता है। यहाँ पर आपका जो मित्रता बढ़ती है, इसमें सहयोग करना, टीम बिल्डिंग, ये सभी है चरित्र निर्माण के सहायक होते हैं कि सबके साथ कैसे खेलना है, सबके साथ मिलकर कैसे जो है किसी एक स्पोर्ट्स को, किसी एक गोल को अचीव कैसे करना है। तो इसमें क्या होगा, आपका चरित्र निर्माण होगा कि आप दूसरों से अच्छे से बात करोगे, टीम बिल्डिंग करोगे। आप हारने के बाद भी जो है ये नहीं कहोगे, दूसरे टीम को ये नहीं कहोगे कि हम क्यों हारे। तो एक स्पिरिट आएगी आपकी कि जो स्पोर्ट्स स्पिरिट होती है कि आप हारने पर भी जो है दूसरों के लिए ताली बजाओ। जैसे आप क्रिकेट में देखते हो कि जब बड़े क्रिकेटर, जो भी अच्छी क्रिकेटर है, जब दूसरी टीम जीतती है या फिर दूसरी टीम में से कोई दूसरे देश का कोई टीम मेंबर 100 रन बनाता है तो वो तालियां बजाते हैं। क्यों? उनका चरित्र निर्माण हुआ है इसमें कि अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो उसके लिए भी आपको खुश होना है। तो ये सारी बातें जो है चरित्र निर्माण में होती है, ये सारी बातें खेल से आती है। आपकी दोस्ती बढ़ती है, आपका सहयोग बढ़ता है, दूसरे के साथ टीम बिल्डिंग करना, रणनीति बनाना, कैसे एक अगर आप कैप्टन है तो कैसे सभी को लेकर चलना है, लीडरशिप कैसे करनी है, ये सारी गुण जो है चरित्र निर्माण में, विकास में जो है खेल में महत्वपूर्ण है। समझ गए? तो किताब जो है आपको ये समझाएगी नहीं। किताब में आप ये पढ़ लोगे लेकिन किताब में जो है आपको ये समझ आएगा नहीं, क्योंकि किताब बोलती ही नहीं कि चरित्र निर्माण का, चरित्र विकास का अर्थ क्या है। किताब तो नहीं बोलेगी, इसलिए आपको टीचर की जरूरत होती है। या आपको मैटर मिल जाएगा हर जगह, लेकिन टीचर इसका अर्थ बताता है, किताब कभी बोलती नहीं है। तो किताब और टीचर में अंतर होता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट समझ गए आप, शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास किस प्रकार से होता है। इन्हीं आधारों पर खेल को विभिन्न प्रकारों, जैसे जैसे कौन से, परीक्षात्मक खेल, गतिशील खेल, बौद्धिक खेल, लड़ाई के खेल, सहयोगात्मक खेल आदि में विभक्त किया गया है। ऐसे खेल जिसमें जो है परीक्षा ली जाती है, यानी कि आपका टेस्ट लिया जाता है कि आप में कितनी क्वालिटी है। जैसे जो है रेस होती है, रेस का गेम होता है जिसमें आपकी तेज गति को जो है आप आ जाता है, उसमें परीक्षण किया जाता है। फिर चेस में देखिए, उसमें परिणाम होता है। क्रिकेट में भी जो आप कितने गोल्स मारते हो, उसमें एक परीक्षात्मक जो खेल होते हैं, उसमें आपका जो है उसमें आपकी योग्यता पता चलती है किसी एक पर्टिकुलर खेल में। गतिशील खेल में जहाँ पर ऐसे गेम जो है गतिशील, यानी कि जिसमें गति का ज्यादा महत्व है, ऐसे बहुत से खेल है, जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, या फिर रनिंग हो गई। ये सारे खेल जो है गतिशील में होते हैं। बौद्धिक खेल में कहा जाता है चेस जैसे खेल, लेकिन चेस जैसे खेल बौद्धिक में आते हैं, लेकिन दुनिया के सारे खेल है उनमें बुद्धि तो लगती है। जैसे हमने यहाँ पर मानसिक विकास में देखा चाहते, ये सारे जो है परीक्षात्मक और गतिशील और बौद्धिक, ये सारे जो है सभी गेमों पर भी लागू होते हैं। क्योंकि आप देखिए इवन चेस में भी गति लगती है, किस प्रकार से आप विचार में जो है स्पीड से आप निर्णय ले सकते हो, उसमें भी एक गति है, मन की गति। तो ये सारे बातें जो है हर खेल के लिए भी लागू होती है। और कुछ खेल जो है खास उसके लिए प्रसिद्ध भी होते हैं। जैसे बौद्धिक खेलों में सबसे प्रसिद्ध क्या है, चेस। फिर लड़ाई के खेल आपको पता है, उसमें ये आते हैं लड़ाई वाले में। अ, आप जैसे WWE, जैसे आप टीवी पर देखते हो, वो मल्ल कुश्ती, ये जो कुश्ती के जो खेल आते हैं ना, वो लड़ाई के खेल में आते हैं, या फिर तलवारबाजी, ये सारे खेल। और सहयोगात्मक खेलों में क्या आते हैं, जिसमें आपको सहयोग करना पड़ता है। जैसे उसका अच्छा उदाहरण है फुटबॉल। फुटबॉल में जो है आपको अपने पार्टनर पर भरोसा करना है, क्योंकि वहां पर एक गोल करने के लिए लगभग 2-3 लोग जो साथ मिलकर जो गोल करते हैं। तो क्रिकेट में क्या है, आप एक अकेले खड़े होकर भी सिक्स मार सकते हो, लेकिन फुटबॉल में ऐसा नहीं है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। उसमें आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है, अपने पार्टनर पर भरोसा करना पड़ता है कि मेरा फुटबॉल जो है गोल उसको देना पड़ता है और वो गोल करेगा। तो आप में ये अहम की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं ही गोल करूंगा, मैं अपने पार्टनर को क्यों दूं। तो ये फुटबॉल, इसलिए फुटबॉल जो है दुनिया में सबसे प्रसिद्ध गेम भी है। वहां पर जो टीम बिल्डिंग सबसे अच्छी होती है, क्रिकेट से ज्यादा टीम बिल्डिंग आपको वहां पर दिखाई देती है। अगर आप वहां पर पार्टनर पर भरोसा नहीं करोगे तो वो गेम आप नहीं जीत सकते। तो सहयोगात्मक खेल क्या है, एक फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, जिसमें आपको अपने पार्टनर पर भरोसा करना पड़ता है, उसको अपने हाथ की गेंद देनी पड़ती है, जो कि आपको बाकी गेमों में जो होते है कम दिखाई देता है। जैसे चेस में वो सिंगल प्लेयर का गेम होता है, तो वहां पर आपको पार्टनर के साथ
सहयोग नहीं होता। तो ऐसे गेम है जिसमें सहयोग जो है एक दूसरे का पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट है। आदि जो है इन सब में जो है विभक्ता हम कर सकते हैं। खेलों के माध्यम से अध्येता अपनी सामान्य प्रवृत्तियों को स्वतंत्र पूर्वक अभिव्यक्त कर सकता है। हमारी जो प्रवृत्तियां है इसमें कौन सी प्रवृत्तियां आएंगी, जैसे अगर आपकी प्रवृत्ति है कि सबकी मदद करना, तो आप एक अच्छे क्रिकेट में आप अच्छे कप्तान बन सकते हो। जैसे कि आप उदाहरण लीजिए MS धोनी, इंडिया में आज तक जितने कप्तान हुए उसमें MS धोनी का नाम सबसे पहले पन्ने पर लिखा जाए, क्योंकि उनमें वो चरित्र था। कौन सा? टीम बिल्डिंग का, सभी को साथ लेकर चलने का। तो उनके बाद जो है जब वो कैप्टन से हट गए तो उसके बाद देखिए कैसे एक के बाद जो है कैप्टन चेंज हो रहे हैं। एक कैप्टन कोई फिक्स नहीं आ गया इंडिया का। क्यों? कि वो गुण, वो क्वालिटी होनी चाहिए टीम बिल्डिंग की। हर एक में वो क्वालिटी नहीं होती, तो वो अपने क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, आपको दिखाने के लिए क्या क्या उपयोगी होता है? खेल उपयोगी होता है, स्पोर्ट्स उपयोगी होता है। स्पोर्ट्स से आप अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हो कि आप अंदर से कैसे हो। आप एक खेल में एक व्यक्ति को पहचान सकते हो कि वो अपने जीवन में कैसा है। वो अगर अच्छा होगा तो उसके खेल में दिखाई देगा। अगर वो हारता है तो गुस्सा जल्दी कर लेता है, तो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, एक संयमी व्यक्ति नहीं है। आप वहां से खेल से देख सकते हो। तो आपकी जो अभिव्यक्ति है खेल से प्रकट हो जाती है। इसके बाद क्या है? शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का उद्देश्य शिक्षा को रुचिकर बनाना और अध्येता यानी कि बालक में व्यक्तित्व का विकास करना। तो खेल को लाने से क्या होता है? एक तो शिक्षा में रुचि निर्माण होती है बच्चों की, और उसके साथ साथ क्या होता है? व्यक्तित्व यानी कि एक बालक की अध्येता की जो अपनी आत्म अभिव्यक्ति जो उसका विकास होता है कि वो खुद भी, उसका एक अस्तित्व है। जब वो खेल में सहयोग लेता है तब उसके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी आती है। जैसे आप क्रिकेट में गए तो आप जब बैटिंग करते हो तो आप पर एक जिम्मेदारी होती है, आप फील्डिंग करते हो तो आपकी एक जिम्मेदारी। तो आपकी अभिव्यक्त करने की, आपकी स्वतंत्रता, आपके अस्तित्व का भी एक जो है वहां पर हिस्सा तैयार हो जाता है कि आप एक, आपका एक अस्तित्व है, या आप इस खेल से जो है समझ सकते हो। शिक्षा में खेल प्रणाली के जनक जो है कॉल्डवेल कुक को माना जाता है। कॉल्डवेल कुक ये जो है शिक्षा में खेल के जनक है। तो ये नाम आप नोट कर लीजिए, शिक्षा में खेल के जनक। कुक जो है शिक्षा में खेल के जनक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। फिर खेल आधारित शिक्षण विधियां है ये। सबसे पहले किंडरगार्टन किंडरगार्टन विधि, इसको जो है कोरबेल ने जो है, जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने इसके जनक है, प्रतिपादक है। आपको पता है किंडरगार्टन जो होता है उसमें क्या है? ये आपकी कक्षा 1 से पहले ली जाती है, जहां पर यहाँ पर जैसे आंगनबाड़ी जिसे कहा जाता है, या फिर उससे भी पहले। इसमें सिर्फ खेल जो बच्चों को खिलाया जाता है। यहाँ पर किताब पुस्तकों का कोई सहारा नहीं लिया जाता। वहां पर एक शिक्षिका होती है जो कि छोटे छोटे बच्चों को, 3-4 साल के बच्चों को जो है स्कूल लेकर जाया जाता है। वहां पर प्ले ग्राउंड होते हैं, और वहां पर सिर्फ उनको खेलना, दोस्ती करना, बात करना, बैठना, उठना, और कैसे कपड़े कैसे पहनने हैं, एक दूसरे से बात कैसे करनी है, दोस्त क्या होते हैं, ये सारी बातें और छोटी छोटी बातें बताई जाती है। जैसे सारे प्राणियों के नाम, एनिमल्स के नाम, वस्तुओं के नाम, ये सारी जो है छोटी छोटी बेसिक बातें जो है खेल के साथ साथ जो सिखाई जाती है। फिर मोंटेसरी विधि है। इसके जो प्रतिपादक थे उनके नाम पर ही ये विधि है। मेरिया मोंटेसरी इटली के थे। और फिर बालचर विधि, जिसके जनक थे डेवन पाल्वे। और फिर विनेटिका विधि, इसके जो है पर्लटन वाशरबर्न, ये जो प्रतिपादक या फिर जनक थे। ये सारे जो विधियां हैं खेल के आधारित जो बच्चों पर प्रयोग की जाती है। इसके आगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ये अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ये जो अभी की बात, ये जो पॉइंट है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ गया है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। इस पर जो है आपको MCQ में प्रश्न आएंगे। इस पर मतलब इसमें आएंगे
जो कथन और कारक, इसमें भी इसके प्रश्न आएंगे। और जो है उसके साथ जो है इसमें आपको वो जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम जोड़ियां लगाते हैं एक दूसरे से, वो वाले भी इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इसमें शिक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। सिंह जी कमेंट कर रहे हैं, जी सर अंताक्षरी खेलते हैं, शुरू को अंताक्षरी देकर यूजीसी का नाम जेआरएफ पाने के लिए करना है कुछ काम। अच्छा, अंताक्षरी खेलकर जेआरएफ निकालना है आपको। किंडरगार्टन एक आपको याद रखना है, किंडरगार्टन में केवल खिलाया जाता है आपको, मतलब वहां पर पढ़ाई नहीं होती पुस्तकों की। ठीक है, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया है, तो उसे आप जरा ध्यान से देखिए। शिक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। शिक्षण से कौन सा वातावरण निर्माण होता है? सकारात्मक। जब आप किसी दिन देखिए, आप जब मन लगाकर पढ़ते हो तो आपके अंदर इतने जो खुशियां आती है। अगर आपने जो मन लगाकर कोई उपन्यास पढ़ लिया, उपन्यास को खत्म कर लिया, और उसके बाद जो आपको आनंद आता है, वो आनंद जो है दुनिया की कोई वस्तु आपको नहीं दे सकती। ये आप सभी लोग बात मानते हो? पिंकी जी गुड इवनिंग। सभी लोग मानते हो ना? आप कभी अच्छे से पढ़ाई करने के बाद जब आप उठते हो पढ़ाई करके, तो आप में जो सकारात्मकता आती है, वो सकारात्मकता दुनिया की किसी वस्तु, किसी धन दौलत में नहीं है। जो सकारात्मकता आप पढ़ाई कर कर मिलती है आपको, जो सकारात्मकता आप कोई उपन्यास, कहानी, कविता पूर्ण करने के बाद आपको आती है, जो कुछ सकारात्मकता आप क्लास में पढ़ते हो और आपको कुछ बातें समझ आती है, आपके क्वेश्चन सही होते हैं, तब जो सकारात्मकता जो आपके अंदर आती है, जो आपका माहौल बनता है खुशियों वाला, उसकी तुलना जो है दुनिया में किसी दूसरी वस्तु से हम नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किससे होता है? शिक्षक किससे करता है कक्षा में? शिक्षण से करता है। तो शिक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है जिसके माध्यम से शिक्षक यानी कि टीचर कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्माण करता है। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है। शिक्षण एक क्या है? शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जो शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। शिक्षण पर शिक्षण पर शिक्षक के मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचार, वातावरण, आर्थिक स्थितियों, प्रशासनिक नीतियों आदि का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरा देखिए, इसे समझिए थोड़ा, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए कामगर कारगर होगा। क्यों? यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सभी आगे चलकर एक 5 साल के भीतर ही आप सभी टीचर बनने वाले हो, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि एक शिक्षण पर जो है शिक्षक के, अभी अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका शिक्षक हूँ, तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ? शिक्षित कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर क्या प्रभाव होगा? आज की क्लास का प्रभाव। अगर मेरा आज मन विचलित है, अगर आज मेरा मन विचलित है, आज मेरा मन नहीं लग रहा, तो कक्षा भी जो है खराब होगी। आपको आपको कुछ समझ नहीं आएगा और मैं भी ठीक से जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अगर मेरा मन स्थिर नहीं है, विचलित है। फिर मस्तिष्क का यानी कि मेरे दिमाग का, अगर मेरे दिमाग में कुछ दूसरी बातें चल रही है, या फिर मैं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, तो इसका भी प्रभाव कक्षा पर पड़ेगा। फिर ज्ञान का यानी नॉलेज, अगर मुझे नॉलेज नहीं होगा पेपर का, तो उसका प्रभाव पर पड़ेगा। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तो आपको शेयर कैसे करूंगा? फिर आचरण यानी कि मेरा व्यवहार कैसा, अगर मेरा व्यवहार आपकी तरफ खराब होगा, अगर मैं आपको हमेशा डांटता हूँ, आपकी छोटी गलतियों पर भी जो है आपको डांटता हूँ, कहता हूँ कि आप कुछ काम के नहीं हो, आप पढ़ नहीं सकते, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका नेट भी नहीं होगा, आप किसी परीक्षा के लायक नहीं हो, ऐसा अगर मेरा आचरण होगा, तो उससे क्या होगा? आप डिमोटिवेट हो जाओगे। जो पढ़ने वाले छात्र है वो भी पढ़ना छोड़ देंगे। तो ये सभी कारकों का जो कक्षा में प्रभाव पड़ता है किस पर? विद्यार्थियों पर और पूरी कक्षा के वातावरण पर। और फिर वातावरण क्या है? वातावरण में क्या आता है कि उस समय का वातावरण, एक तो उस कक्षा के आजू बाजू में जो वातावरण चल रहा है, शोरगुल तो नहीं चल रहा, या फिर वातावरण में उस देश का स्थिति भी का वातावरण हो सकता है। अगर देश में स्थिति इमरजेंसी वाली है, या फिर समझिए कि देश में जैसे अभी कोरोना आया था हमारे,
तो उस समय भी बहुत सी परेशानी आती है कि बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि उनके घर में डेथ हो रही है या फिर टीचर के घर में डेथ हो रही है। तो ऐसा अगर वातावरण है, इसमें सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, ये सारी वातावरण और कक्षा के आजू आजू बाजू जो वातावरण चल रहा है, ये सारे वातावरण को इसमें रखा जाता है। ऐसे अगर वातावरण है उसका भी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति, इसको इसको भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसे जो स्टूडेंट ठीक से नहीं समझते कि आर्थिक स्थिति क्या है, कि एक शिक्षक कभी पैसे के लिए नहीं पढ़ा था। दुनिया का कोई शिक्षक पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ा था। लेकिन ये भी बात है कि एक शिक्षक भी एक इंसान है। शिक्षक क्या है? शिक्षक भी एक इंसान है। शिक्षक कोई देवता नहीं है। उसे भी जो है 2 टाइम जो है क्या लगती है? भूख लगती है। उसका भी परिवार है, उसकी भी पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी माता पिता है, उसके भी बहुत से खर्चे हो सकते हैं, उसको भी मेडिकल की जरूरत पड़ सकती है, उसे भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसे भी दवा दारू करनी पड़ती है। ये सारी बातें उसमें होती है, आर्थिक स्थिति होती है। अगर वो ऐसे आज, और ये आर्थिक स्थिति आज के समय में बहुत विकट है। जैसे कि 10-10 साल तक जो है टीचरों को जो परमानेंट नहीं किया जाता, उनको टेम्पररी पढ़वाते हैं। कितने रुपए में? 300 रुपए में, 300 रुपए में, 200 रुपए में, कहीं पर 500 रुपए में। 500 रुपए में एक प्रोफेसर पढ़ाता है जिसने पीएचडी करी है। 500 रुपए देखिए, अगर सिटी में रहते हैं, जैसे पुणे सिटी की मैं उदाहरण देता हूँ, पुणे सिटी का अगर आप समझिए कि 10 किलोमीटर जाने चाहते हैं तो 300 रुपये लगेंगे आपको, अगर आप ओला उबर बुक करेंगे बस 10 किलोमीटर जाने के लिए। और उसको एक दिन की सैलरी कितनी मिलती है? 300 रुपये। यानी कि जो मजदूरी, एक प्रकार से वो मजदूरी कर रहा है इतना पढ़कर। तो अगर इस प्रकार की अगर आर्थिक स्थिति अगर एक शिक्षक की होगी तो वो क्या पढ़ाएगा? आप खुद समझिए। अगर उसके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो कम से कम ऑटो से भी जो है कक्षा में आ पाए, इतने भी उसको इतने पैसे मिलते जिसने जितने में वो ऑटो से अपने कॉलेज तक या फिर यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। तो ऐसी विकट परिस्थिति में वो शिक्षक से आप क्या उम्मीद करते हो कि वो आपको पढ़ाए? ये बात भी आपको जान लेनी चाहिए। और ऐसे कारण से जो है शिक्षक के मन पर प्रभाव पड़ता है कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। आर्थिक स्थिति खराब होगी तो घर में जो है झगड़े होंगे अपनी पत्नी के साथ, बेटों के साथ, कि आप कमाते नहीं हो, आप किसी काम के हो नहीं। ऐसा आप उनका बेटा बोलेगा ही, क्यों नहीं बोलेगा? उसकी पत्नी भी बोलेगी, मेरा जीवन जो है खराब हो गया। किस कारण से? तुमसे शादी की इस कारण से, क्योंकि तुम कमाते तो हो नहीं। तो ये सारी बातें उस शिक्षक के मन पर लग जाती है, उससे उसका मन, मस्तिष्क, सब कुछ जो है बिखर जाता है। उसका मन स्थिर नहीं रहता और फिर वो उसी जो है गुस्से के साथ जो कक्षा में आता है। और उस गुस्से के साथ अगर वो पढ़ाएगा तो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा? ठीक से नहीं, वहाँ जो कक्षा का वातावरण बिगड़ जाएगा। तो आर्थिक स्थिति भी जो है काफी महत्वपूर्ण होती है। और उसके बाद प्रशासनिक नीतियों, यानी कि जो जिस यूनिवर्सिटी में, जिस डिपार्टमेंट में, जिस कॉलेज में वो पढ़ा रहे, वहाँ के एचओडी, वहाँ के जो है प्रिंसिपल या फिर चांसलर, वाइस चांसलर, इनकी नीतियाँ अगर शिक्षक के विरुद्ध हो, या फिर शिक्षक को फ्रीडम नहीं मिलता पढ़ाने के लिए, या उनको समय पर सैलरी नहीं देती प्रशासन, कॉलेज, गवर्नमेंट, या फिर कक्षा ठीक से नहीं है, कक्षा का वातावरण ठीक नहीं है, वहाँ पर बोर्ड नहीं है, वहाँ पर सारी सुविधाएं नहीं है, फैंस नहीं है, बैठने के लिए चेयर नहीं है, तो ये सारी बातें जो है कक्षा पर, शिक्षण पर प्रभाव डालती है सीधे तौर पर। तो ये सारी बातें आपको समझनी है। इत्यादि का गहरा प्रभाव किस पर पड़ता है? शिक्षण पर यानी कि एजुकेशन पर, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। इन्हीं आधार पर शिक्षण को प्रभावित करते वाले कारकों के रूप में शिक्षक के व्यक्तिगत, बौद्धिक व मनोवैज्ञानिक स्थितियों को देखा जा सकता है। तो इन सभी का प्रभाव किस पर पड़ेगा? शिक्षक पर पड़ेगा, विद्यार्थियों पर नहीं, शिक्षक पर पड़ेगा। और शिक्षक का प्रभाव किस पर पड़ेगा? छात्रों पर। यानी कि इनडायरेक्टली ये सभी जो परिस्थितियां आप पर प्रभावित करेगी। अगर आर्थिक रूप से कमजोर एक शिक्षक है आपकी कक्षा में, तो उसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पर भी पड़ेगा। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? यहाँ पर इस पीपीटी में किसी को दिक्कत है? ये बातें समझनी चाहिए, आपके भविष्य के भी काम में है, आएगी ये, क्योंकि भविष्य में आप भी शिक्षक होने वाले हो। तो ये केवल आपकी परीक्षा के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए भी
काम में आएगी, जीवन पर्यंत आपके साथ चलने वाली ये स्थितियां हैं। लेकिन एक अच्छा शिक्षक वो होता है जिसकी आर्थिक, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो इस पीपीटी के अलावा भी आपको दूसरी जानकारी देता हूँ कि एक अच्छा शिक्षक जो होता है उसकी भले ही शायद घर में लड़ाई हो, उसका मन अस्थिर हो, मस्तिष्क व्यवस्थित हो, और ज्ञान के बारे में क्या है, ज्ञान तो सागर जैसा है, जितना भी लोग कम ही पड़ता है, लेकिन जितना वो ज्ञान है उसके पास वो उतना ज्ञान देने के काबिल होता है, वो उतना ज्ञान अगर ईमानदारी से दे तो वो भी काफी अच्छा है। तो मन अस्थिर हो, मस्तिष्क अस्थिर हो, ज्ञान कम होने के बावजूद अगर वो अच्छे से अपना ज्ञान देना चाहता है ईमानदारी के साथ, व्यक्तिगत ईमानदारी जैसे मुक्ति बोध कहते हैं, और आचरण को अगर आप अपना अच्छा रखे, और वातावरण भले ही विरुद्ध हो परिस्थितियों के, लेकिन उसमें भी अगर उसे मात कर दे, और आर्थिक स्थिति जितनी भी खराब हो, विकट हो, लेकिन वो कक्षा में आने के बाद उसे भूल कर केवल शिक्षा पर ध्यान दे। प्रशासनिक नीति आने की उसके चुड़िया हर बार उसे ताना मारते कुछ भी कहते हो, उसको वो भूल जाए। इन सबको भूल कर अगर वो कक्षा में अच्छे मन से पढ़ाता है तो वो होता है एक सच्चा शिक्षक। और आप जितने भी अच्छे शिक्षक देखोगे वो इसी प्रकार के होते हैं। बहुत से शिक्षक देखिए आप, उनको 300 रुपये दिए जाते हैं लेकिन वो फिर भी अच्छे से पढ़ाते हैं। और बहुत से टीचर ऐसे हैं उनको लाखों में सैलरी है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, लेकिन वो कभी मन से नहीं पढ़ाते क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है उनकी, तो उनको कोई निकाल नहीं सकता। तो आप देखेंगे कभी भी जो 300 वाला टीचर है वो आपको 1 लाख वाले से अच्छा पढ़ाएगा हमेशा। देखिए, क्योंकि उसमें वो लगन होती है। क्योंकि एक बार आपके पास सत्ता आ जाती है ना, तब सत्ता के बाद आपका मोह बढ़ जाता है, आप में अहंकार आ जाता है, आप में ईगो आ जाता है। उसको आप कंट्रोल करने की जितनी भी कोशिश करो वो कंट्रोल नहीं हो पाता। जब आपके पास सत्ता आने लगती है तब आप जो है दूसरों को कमजोर समझना शुरू करते हो, दूसरों को दबाना चाहते हो। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। आपके पास अगर सत्ता आती है तो आपको उसे अपने ईगो पर कभी नहीं लेना है। आपको हमेशा जो है जमीन पर रहना चाहिए। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, आपके पास 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी आ गई, फिर भी आपको वैसा ही पढ़ाना है जैसे आपने पहले दिन पढ़ाया था, उसी दिल से, मन से। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो जाए, बुरी हो जाए, लेकिन आपको कक्षा में हमेशा अच्छा ही पढ़ाना है। ठीक है। ये सारी बातें किसको प्रभावित करते हैं? शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो ये आपके भविष्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण, वातावरण और आर्थिक स्थितियों और प्रशासनिक नीतियों का कैसा प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई डाउट हो, या फिर शिक्षक का कैसे टीचर स्टूडेंट पर प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें पूछ सकते हैं आप। कक्षा में सभी स्टूडेंट ध्यान दें। दुगू जी, आपकी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपनी माता जी का ख्याल रखिए। उनके उनके दवाई का, इनका सबका जो है आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप एक बड़े बच्चे हो चुके हैं अभी। आपकी कम से कम 22-25 उम्र तो होगी कम से कम। तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी आपकी माता की, क्योंकि उनकी अभी उम्र हो गई है। अभी आपकी उम्र है काम करने की। तो इतने समय तक उन्होंने आपके ख्याल रखा तो आपको अभी उनका ख्याल रखना है। ठीक है। नो डाउट, किसी को डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अनु जी, रेखा जी, जमाल जी, डुगू जी, सिंह जी, जितने भी स्टूडेंट है, पूजा जी, किसी को डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर अभी व्यक्तिगत कारक हम पढ़ेंगे, यानी कि पर्सनल रीजंस क्या है। जो पर्सनल रीजंस होते हैं व्यक्तिगत, उनको पढ़ेंगे हम। व्यक्तिगत कारणों का कैसे हमारी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षक के व्यक्तिगत कारक कारक में निम्नलिखित 2 बातें महत्वपूर्ण है। पारिवारिक परिस्थितियां। पहली कौन सी है? ये हम शिक्षक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है एक शिक्षक के रूप में सोचना है। जब हम शिक्षक के बारे में पढ़ते हैं तब आपको खुद को शिक्षक समझना है। जब आप स्टूडेंट के बारे में पढ़ते हैं तब आपको खुद को स्टूडेंट समझना है। जब हम किशोरावस्था को पढ़ते हैं तब आपको किशोर बन जाना है। शिशुअवस्था पढ़ते तब शिशु अवस्था में चला जाना। ऐसे जोड़कर आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो अभी आप सभी स्टूडेंट क्या है, अभी फिलहाल के लिए आप सभी शिक्षक हो। समझिए आपकी नौकरी लग गई है, आप सभी शिक्षक हो।
और आपके परिवार के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो शिक्षक की पारिवारिक परिस्थितियां, इस पर हम चर्चा करेंगे। पारिवारिक परिस्थितियां भी शिक्षण को प्रभावित करती है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के बदले कम वेतन, देखिए कम वेतन, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था अभी, कम वेतन, वेतन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पैसे का जितना भी आप कितना भी बोलिए, ये पैसा जो है इसका प्रभाव दुनिया में सबसे बड़ा है। पैसा, ऐसे ही गीत नहीं लिखे गए कि सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया सबसे बड़ा होता ही है। अभी आप इसे माने ना माने, लेकिन असली यथार्थ तो यही है कि बिना पैसे के आप भूख कैसे मिटाओगे? 2 टाइम तो आपको भूख लगती है ना, तो भूख कैसे मिटाओगे? पैसे से ही मिटाओगे ना। पैसे से आप कुछ खरीद कर लाओगे, उससे आप भोजन करोगे, कपड़े पहनोगे, सब पैसे पर निर्भर है। तो यदि शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के बदले कम वेतन मिले और ऊपर से उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न हो, तो उसे हर वक्त अपने घर की चिंता रहेगी, जिस कारण उसका शिक्षण कार्य प्रभावित रहेगा और वह कक्षा में अपना मन नहीं लगा सकेगा। किंतु कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर शिक्षक की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, तो कार्य के प्रति उसकी निष्ठा कम हो जाती है। दोनों बातें मैंने बताई थी, जिसके पीछे तर्क ये है कि शिक्षक को अपनी नौकरी छूटने का डर नहीं रहता और घर परिवार के खर्च की चिंता भी नहीं रहती कि घर कैसे चलेगा, किंतु विवेक और उत्तरदायित्व के बोध से इस समस्या का निराकरण संभव है। तो इस दोनों समस्या का निराकरण किससे? उत्तरदायित्व और बोध, उत्तरदायित्व के बोध से। जैसे कि आपको पढ़ाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, मेरे आर्थिक स्थिति किसी भी प्रकार की हो, मेरे घर में किसी की भी मृत्यु हो, उसके बावजूद भी जो है मैं क्लास लेता हूँ। जैसे विगत कुछ दिनों पहले मेरे घर में एक जन की मृत्यु हुई, लेकिन उस दिन भी मैंने क्लास ली थी, 2 क्लासेस उस दिन भी हुई थी। लेकिन आपको वो कौन सी क्लास है आपको पता भी नहीं चलेगा, कौन सी क्लास है आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। ऐसे बहुत से आप देखते हैं कि आपके घर में, जैसे जैसे आप देखेंगे कि विराट कोहली जैसे उदाहरण था कि उनके घर में उनके पिताजी की मौत हो गई थी, लेकिन उसी दिन वो क्रिकेट फील्ड पर काम कर रहे थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि उसी दिन काम करते हैं, जिस दिन घर में मृत्यु हुए उसी दिन वो क्लास में जाएंगे और पढ़ाएंगे भी। जैसे 3 इडियट में आप उदाहरण लेंगे, वो जो ये थे, जो उसमें उनके डीन थे, उनके बेटी की मौत हो गई थी, उसके दूसरे दिन उन्होंने लेक्चर लिया था। वो डायलॉग आप देख सकते हैं, 3 इडियट में था, वायरस नाम का जो कैरेक्टर था। तो ये एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि उसको उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति कैसे भी हो, आपकी घर की स्थिति कैसे भी हो, उसके बावजूद आपको जो है कक्षा में आना है, कक्षा लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक आप जीवित है तब तक आपको जो है कर्तव्य से नहीं हटना होता। घर में आपकी कुछ भी हालात हो, आपकी आर्थिक हालात ठीक ना हो, सामाजिक हालात ठीक ना हो, परिवार में स्थिति विकट हो, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, फिर भी आपको जो है कक्षा लेनी चाहिए, छुट्टी नहीं करनी चाहिए। किसी की भी मृत्यु हो जाए तो भी आपको उसी दिन या फिर उसके अगले दिन कक्षा में आना है, पढ़ाना है, अपने मन से पढ़ाना है, पूरी लगन से पढ़ाना है। तो ये जो जिन शिक्षकों में ये जो कैरेक्टर होता है, उन्हें ही शिक्षक कहलाने का अधिकार होता है, वो अच्छे शिक्षक होते हैं। आपके घर में किसी किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, आपका घर में पत्नी से झगड़ा हुआ हो, माता पिता से झगड़ा हुआ हो, भाई से झगड़ा हुआ हो, फिर भी आपको कक्षा में आकर हंसते खेलते जो है स्टूडेंट को पढ़ाना होता है। ठीक है, तो इसमें 2 बातें हमने देखी कि अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो भी जो है शिक्षक का मन पर जो प्रभाव पड़ता है कि उसकी चिंता घर में लगी रहती है कि घर में मेरे आज कैसे अनाज आएगा, कैसे मैं घर में भोजन लेकर जाऊंगा। ये सारी चिंता जो है उसे रहती है अगर उसे कम सैलरी मिलती है। और उसे ज़्यादा सैलरी मिलती है तो उसे चिंता किसी की नहीं होती। हम तो यहाँ के ये है, उसे लगता है कि यहाँ के नेता हम ही है, यहाँ के जो डॉन हम ही है, यहाँ के राजा हम ही है। तो ये सत्ता जब आ जाती है तो सत्ता के मुंह से भी जो है कक्षा में जो है पढ़ाई ठीक से नहीं होती। मुझे कौन निकालेगा, मैं तो गवर्नमेंट का सर्वेंट हूँ, मुझे तो सैलरी आने वाली है हर महीने। ये जो मानसिकता है उससे भी जो है कक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इन दोनों को अगर ठीक करना होगा तो क्या क्या है कि शिक्षक के अंदर उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। ये बात इसमें आ गई है। ठीक है।
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। हाँ, मानसिक तनाव जितना भी उत्पन्न हो, आपके मन में कितनी भी अस्थिरता हो, लेकिन आप सभी शिक्षक जब बनेंगे तो आप इन सारी बातों को जो है अलग करके आपको कक्षा में पढ़ाना होगा। उत्तरदायित्व के बोध को आपको समझना है। ठीक है, तो आप मैं ये भरोसा करता हूँ कि आज की क्लास के बाद जो हमारे इतने स्टूडेंट हैं वो कभी अपनी लाइफ में इतने भी प्रॉब्लम्स आए वो कभी भी अपने घर की बात को कक्षा में नहीं लाएंगे। घर की बात का वातावरण को जो है कक्षा में प्रभाव नहीं डालेंगे उसका। ठीक है, पति पत्नी के संबंध का भी शिक्षक के शिक्षण कार्य पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संबंध मधुर है तो शिक्षण कार्य में कोई रुकावट नहीं आती, और आपस में अनबन है तो शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है ये तो सबसे बड़ा कारण है ही। अगर घर में अगर एक पति अपनी पत्नी को, यानी कि एक टीचर अपनी पत्नी को, या फिर जो मैडम है वो अपने पति को घर में अगर झगड़ा करके आती है तो क्या है, उसका जो है शिक्षण में प्रभाव पड़ेगा प्रतिकूल। लेकिन अगर घर में नई शादी हुई और घर में मधुर संबंध है तो वो उत्साह से आएगी, एकदम चमक धमक कर आएंगे सर, टाई बाई लगाकर, सेंट बेंट लगाकर जो है उत्साह से आएंगे और बोलेंगे स्टूडेंट की आज बहुत चमक रहे हो सर, क्या बात है। तो सर कहेंगे नई नई शादी हुई है, हम शिमला से अभी 2 महीने की छुट्टी मना कर आ रहे हैं, तो अभी हमारा मूड बहुत फ्रेश है, तो हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और वही शादी के 5 साल बाद फिर कोई टाई नहीं लगा था वो वैसे ही आ जाते हैं, सेट को जो टोकन जो ये ठीक से नहीं करते वैसे ही खुला छोड़कर, बाल भी ऐसे ही बिखरे हुए, फिर पूछोगे दाढ़ी लंबी हो गई, फिर आप पूछोगे सर आज क्या हुआ, तो वही कहेंगे कि घर में खाना नहीं बना, बीबी ने चप्पल से मारा है, देखो मेरे गाल लाल हो चुके हैं, एक साइड से लाल है एक साइड से नहीं है, ये पत्नी ने जो है चुम्बन नहीं दिया है, पत्नी ने चप्पल से मारा है, इसलिए उस पर 8 नंबर का निशान भी दिखाई दे रहा है चप्पल का। तो जो पहले 5 साल पहले जो चुंबन का निशान था अभी वो चप्पल का निशान बन गया है, तो इसका क्या होगा, शिक्षण पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा? प्रतिकूल। प्रतिकूल और अनुकूल का अर्थ समझते हो आप, वरना दोनों में कंफ्यूजन हो जाओगे। अनुकूल यानी कि परिस्थिति के अनुसार, यानी कि पॉजिटिव, और प्रतिकूल यानी कि नेगेटिव, जो परिस्थितियां उसके उलट, उसे प्रतिकूल कहा जाता है। तो अगर घर में झगड़ा होता है तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है शिक्षा पर, और घर में मधुर संबंध है तो अनुकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन अच्छा टीचर कौन है? अच्छा टीचर वो है चाहे घर में मधुर संबंध हो या फिर झगड़े वाले संबंध हो, वो कक्षा में आएगा तो घर की बात को घर में रखेगा, वो कक्षा की बात को कक्षा में रखेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें अच्छे शिक्षक में होती है। लेकिन इसका देखिए, मानव शिक्षक भी एक क्या है, अंत में मनुष्य है, मनुष्य है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। एक शिक्षक हमेशा मनुष्य होता है, उसमें उसमें भी काम, क्रोध, लोभ, मत्स्य, ये सारी बातें, खुशी, दुख, प्रेम, ये सारे तत्व विद्यमान होते हैं, वो शिक्षक भले ही हो, लेकिन पहले वो इंसान है, इंसान पहले, शिक्षक बाद में हो। तो इन सभी का परिणाम जो है मनुष्य के मन पर पड़ता है, तो मनुष्य के मन पर जो प्रभाव पड़ता है वो शिक्षक के मन पर भी पड़ेगा, लेकिन उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। संयम क्या होता है? संयम। ये जो संयम होता है ये क्या होता है? ये जो भी सारे विद्वान हमारे दुनिया में हैं, जो भी सारे साधु संत और बड़े लोग को जो हमारे संसार में आकर चले गए, क्या उनमें सब ये बातें नहीं थी? सब में थी। सभी लोगों को गुस्सा आता है, क्या गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आता होगा? आता होगा, लेकिन उन्होंने उसे कंट्रोल किया, संयम बरता। तो जो संयमी होता है वो जो है मनुष्य जीवन में कुछ अच्छा करता है। इसका अच्छा उदाहरण आपके सिलेबस में है, कौन सा है उदाहरण इसका? मानस का हंस, काम और नाम का द्वंद्व। तो जिन्होंने मानस का हंस पढ़ा है उन्हें पता है कि तुलसीदास में भी ये सारी बातें विद्यमान थी, लेकिन उन्होंने उस पर संयम रखा, पे कंट्रोल किया।
इसलिए वो आज भारत के सबसे महाकवि हैं। आज आप देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रामचरितमानस का वाचन होता है, उनकी कथाएं होती है, रामायण होती है, रामलीला होती है, उनकी पंक्तियां गाई जाती है। उनका हनुमान चालीसा भारत में नहीं, विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उनकी कौन सी? हनुमान चालीसा। भारत में नहीं, हिंदू संस्कृति आपको पता है, हमारे इंडोनेशिया और वहां पर वियतनाम और यूएई, उस तरफ, या फिर यूरोप में, अमेरिका में इतनी प्रसिद्ध है भारतीय संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी स्टोरी, रामायण जो स्टोरी है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये सारी बातें किसके कारण हुई? एक कवि के कारण हुई। और उनके अंदर भी सब बातें थी जैसे हमारे अंदर है, सारी बातें उनके अंदर भी थी, लेकिन उन्होंने उसे कंट्रोल किया। जिन्होंने कंट्रोल किया वो जो है महान कहलाए। तो एक आपको एक महान शिक्षक बनना है तो आपको भी घर के झगड़ों को कक्षा में कभी लाना नहीं है। इस प्रकार प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शिक्षण कार्य में बाधा पहुंचती है, और अगर शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी आकांक्षाओं और जिज्ञासु प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं पढ़ा पाता तो उसे कष्ट भी पहुंचता है कि वह बच्चों को समर्थ नहीं बना पा रहा है। अंततः इससे शिक्षक विद्यार्थी दोनों की हानि है। तो देखिए, ये भी बात है कि एक अच्छा शिक्षक जो है अपना मूल्यांकन हमेशा करता है। अगर किसी दिन उसकी कक्षा अगर अच्छी नहीं होती, अगर वो अनुरूप नहीं पढ़ाता कक्षा में जैसी उसकी क्षमता है, तो उसके मन में एक दुख होता है, वो दुखी हो जाता है। अगर वो अपने स्टूडेंट का जो प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, इसलिए दुखी नहीं होता कि उसके पास उत्तर नहीं, वो इसलिए दुखी होता है कि उसके विद्यार्थी को जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर नहीं मिला, उस कारण से वो दुखी होता जाता। एक अच्छा शिक्षक उस कारण से दुखी होता है कि मैं अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाया। उसे इस बात का दुख नहीं होता कि मैं नहीं पढ़ा पाया, मेरे स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़े, इसका उसे सबसे ज्यादा दुख होता है। और इससे क्या, एक तो बच्चों का भी हानि है क्योंकि उन्हें अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, यानी कि वो अच्छे से समझे नहीं है कक्षा को, सिलेबस को। और दूसरी हानि क्या है, शिक्षक के मन पर जो प्रभाव पड़ता है कि उसने अपना 100% नहीं दिया, अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी नहीं रखी। क्योंकि शिक्षक को अपने मन से 100% देना होता है। जितना भी उसके पास ज्ञान है उसे छुपाना नहीं होता। जितना भी उसके पास है उसकी क्षमता के अनुसार अगर वो डिलीवर करता है तो एक अच्छा शिक्षक है। फिर इसके बाद एक पहली क्या है, पारिवारिक स्थिति हमने पढ़ी। दूसरी है विद्यालयीन परिस्थिति। पहले क्या है, पारिवारिक परिस्थितियां हमने पढ़ी, उसमें परिवार आता है। उसमें क्या है, आर्थिक स्थिति आएगी, आपकी पत्नी के साथ संबंध आएंगे, आपके बच्चों के साथ, आपके माता पिता, ये सारी जो है पारिवारिक स्थिति में आएगा। और अभी दूसरा है विद्यालयीन परिस्थिति। विद्यालयीन परिस्थिति यानी कि आपके स्कूल की परिस्थिति, या फिर आप कॉलेज में पढ़ाते हो तो इसे कॉलेज महाविद्यालयीन परिस्थिति समझिए, या फिर अगर आप विश्वविद्यालय में पढ़ाते हो तो विश्वविद्यालयीन परिस्थिति, जहां पर पढ़ाते हो उसके साथ इसे जोड़ दीजिए। विद्यालयन का इतना ही अर्थ नहीं, जिस भी तरह से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ाते हैं उसे ही विद्यालयीन परिस्थिति के अंतर्गत रखिए। इसमें 3 प्रकार की स्थितियों की उपस्थिति रहती है। विद्यालयन प्रबंध की प्रशासनिक नीति, यानी कि वहां पर जो भी आप जब पढ़ाते हो वहां पर जो भी प्रबंध करने वाले कौन होते हैं? उस विद्यालय में पहले आपका डिपार्टमेंट से संबंध आएगा। डिपार्टमेंट में कौन होता है? डिपार्टमेंट का एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि अध्यक्ष, हिंदी में हम कहते हैं विभागीय अध्यक्ष। उसके ऊपर कौन होता है? प्रिंसिपल होता है शाखा का, जैसे कला शाखा का एक प्रिंसिपल होगा। और उसके ऊपर कौन होता है? उसके ऊपर चांसलर होते हैं, रीडर होते हैं। ये सारे लोग, अगर उनके थ्रू कोई प्रेशर आता है शिक्षक पर, उनके थ्रू कोई दबाव आता है, उनके थ्रू कोई परेशानी अगर शिक्षक पर आती है, तो उसका इफेक्ट आपको जो है मिलेगा कहाँ पर? कक्षा में मिलेगा। ये प्रबंध महाविद्यालय ऑनलाइन टीचिंग में भी देखिए। ऑनलाइन टीचिंग में क्या है? ऑनलाइन टीचिंग में जहाँ पर टीचर पढ़ाता है उस फैकल्टी में जो प्रबंधक होंगे, अगर उनके थ्रू कोई प्रेशर अगर टीचर पर आता है तो टीचर ठीक से पढ़ा नहीं पाता। तो आज ऑनलाइन के जमाने में भी ये प्रेशर केवल महाविद्यालय में नहीं है, ऑनलाइन में भी होता है। जिस फैकल्टी में, जिस सेंटर में आप पढ़ाते हैं, जिस कोचिंग में आप पढ़ाते हो, तो वहाँ कोचिंग का कोई हेड होगा। अगर उसके थ्रू कोई आपको प्रेशर किया जाता है तो उसका भी प्रभाव आप पर सीधा दिखाई देगा एक टीचर पर।
तो जो प्रबंध करने वाले हैं, जैसे महाविद्यालय में कौन होते हैं, एचओडी होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, फिर वाइस चांसलर, ये सभी यूनिवर्सिटीज में जो होते हैं, इन सभी का जो है प्रेशर अगर एक टीचर पर पड़ता है किसी भी प्रकार का, तो वो उसका इफेक्ट आपको कक्षा में दिखाई देगा। फिर प्रधानाचार्य के साथ शिक्षक का संबंध और व्यवहार, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत से आप देखेंगे टीचर को जो है प्रधानाचार्य जो है बहुत परेशान करते हैं अलग अलग बातों में। जब आप टीचर बनेंगे तो आपको समझ आएगा कि दुनिया टीचिंग तक जो है, आप जब स्टूडेंट थे तब दुनिया कितनी सुंदर थी, जब आप टीचर बन गए तो दुनिया पूरी जो है नरक बन गई है। तो नर्क का अनुभव होता है ना आपको, वो जब आप टीचिंग करोगे तब आएगा आपको नर्क का अनुभव क्या होता है। प्रधानाचार्य क्या कहेगा, एचओडी क्या कहेगा, हर दिन आपको ताने देगा, गाली देगा। तो आप बहुत से जगह पर देखेंगे कि बहुत से अपशब्द बोले जाते हैं प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षक को, बहुत से अलग अलग प्रेशर दिए जाते हैं, बहुत से अलग अलग बातें की जाती कि कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं हो रही, ये क्यों नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं क्यों हो रही, ये क्यों नहीं हुआ, सिलेबस क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत सी बातें, कक्षा में कोई स्टूडेंट कुछ गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी जो शिक्षक है उस पर आ जाती है। आप कक्षा में क्या कर रहे थे, आपके स्टूडेंट थे, आप क्यों नहीं संभाल रहे। एक लड़का किसी लड़की को छेड़ देता है तो उसका भी प्रेशर शिक्षक पर भी आता है। उसमें शिक्षक का कोई हाथ नहीं है, लेकिन पकड़ते कौन है, शिक्षक को ही पकड़ते। तो ये सारी बातें जो है प्रधानाचार्य के साथ संबंध अगर मधुर हो तो अच्छी बात है, अगर मधुर ना हो तो इसका प्रभाव आपको दिखाई देता है। आप में भी जब स्कूल में आप देखेंगे, देखा होगा कि बहुत बार आपके टीचर गुस्से में आते होंगे और प्रधानाचार्य को कुछ कुछ शब्द बोलते होंगे कक्षा में ही। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेशर दिया होगा, कुछ बातें कही होंगी, स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहे, कक्षा में क्या हो रहा है, ये सारी बातें। फिर अपने साथी शिक्षकों के साथ व्यवहार, तो बहुत से जो है व्यवहार ऐसे अभी बहुत से मामले भी आते हैं कि एक फीमेल टीचर को जो मेल टीचर ने कुछ परेशान किया, ये सारी जो दिक्कतें होती है, या फिर कभी कभी झूठे आरोप लगाए जाते हैं। जैसे बहुत से उदाहरण हैं, हमने भी देखे ऐसे उदाहरण जो तो ऐसे सारे जो है, जो शिक्षक या शिक्षक के बाकी शिक्षक जो एक दूसरे के कंपटीशन में होते हैं हमेशा, ये शिक्षक कैसे पढ़ा रहा है, वो शिक्षक कैसे पढ़ा है। और जैसे आपको पता है कि हर कॉलेज में, हर डिपार्टमेंट में जो ग्रुप बने हुए होते हैं, ऐसे 2 3 4 ग्रुप बने हुए होते हैं। एक ग्रुप होता है जो एचओडी का चमचा होता है, और उसमें 2 3 लोग होते हैं उसके। और एक दूसरा ग्रुप होता है जो पूर्व एचओडी होता है, या फिर आगे नया एचओडी बनने वाला है उसके बाद, उसका एक ग्रुप होता है। एक तीसरा ग्रुप होता है जो नए टीचर है। तो इन सब में जो है झगड़ा चलता रहता है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने क्या पढ़ा है, उसने क्या पढ़ा है, वो कहाँ पर जा रहा है, ये कहाँ पर जा रहा है। ये सारी बातें जो है आप जब टीचिंग लाइफ में जाओगे तो आप सभी देखोगे। तो यहाँ पर बहुत, टीचिंग में जितनी राजनीति होती है ना, उतनी तो पॉलिटिक्स में भी नहीं होती। जो हमारे असली पॉलिटिक्स है संसद में बैठी हुई, वो भी इतनी पॉलिटिक्स नहीं करते जितनी पॉलिटिक्स आपको एक महाविद्यालय में मिलेगी। जैसे राग दरबारी आपने पढ़ा होगा, उसमें ये टीचिंग पॉलिटिक्स आपको जो अच्छी तरह से दिखाई देगी, किस प्रकार से वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे वो वहाँ के टीचरों को निकालने पर तुले हुए थे, किसी को दूसरे को वाइस जो है वाइस प्रिंसिपल नहीं बनाना चाहते थे। ये सारी बातें आपने देखी होगी, किस प्रकार से जो है दूसरे टीचर को दबाया जाता है, दूसरे टीचर को निकाला जाता है। ये सारी बातें अपने राग दरबारी उपन्यास में पढ़ी होगी, और ये सारी बातें सत्य है, आपके साथ भी होगी भविष्य में। जमाल जी, ये आपके विश्वविद्यालय का नहीं, ये दुनिया के सारे विश्वविद्यालय का उदाहरण है, ये केवल भारत का भी उदाहरण है। इस दुनिया में जितने भी विश्वविद्यालय है, जितने भी स्कूल है, जितने भी कॉलेज है, जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी का उदाहरण एक ही है। सभी जगह पर राजनीति होती है, सभी जगह पर यही आपको 3 ग्रुप दिखेंगे। आपको एक एचओडी का ग्रुप दिखेगा, एक पूर्व एचओडी का दिखेगा, एक नई बैच का जो है दिखेगा ग्रुप। और सब में क्या है, खिचड़ी पकती रहती है, कौन किसके साथ है, किसने किसको धोखा दिया, कौन पार्टी बदल गया। ये सारी बातें जो है होती रहती है। और उसकी इसकी इतना ही नहीं कि हर टीचर के जो है 2 3 स्टूडेंट भी होते हैं, जो है हर एक टीचर के 2 3 स्टूडेंट होते हैं। अगर ये देखिए एक एचओडी है तो उसके जो है 2 3 स्टूडेंट चमचे भी हो गए, एक होगा, एक दूसरा एक होगा। अब फिर ये एचओडी अगर वो रिटायर्ड हो गया और इसके दूसरा जो दुश्मन आ गया, तो ये जो है, ये दुश्मन वाला जो इसके बाद में आएगा, ये 2 स्टूडेंट को खा जाएगा फिर, इनकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा।
और ये जो अपने स्टूडेंट को जो आगे ढकेलेगा, इनको जो पीछे फेंक देगा। फिर ये बाद में अगर वो फिर से एचओडी बन गया तो इनके स्टूडेंट को पीछे फेंकेगा, अपने स्टूडेंट को आगे लाएगा, अपने जो टीचर है उनको आगे लाएगा, इसके जो चमचे है उनको पीछे ढकेल देगा। ये सारी जो है राजनीति आपको दिखाई देगी। बहुत बड़ी राजनीति होती है इसमें। ये सारी जो है टीचिंग लाइफ की पॉलिटिक्स है। और ये इतना ही नहीं, आप ऑनलाइन में भी देखिए, कितने सारे टीचर का चलता रहता है। बड़े बड़े एकेडमीज है, वहाँ पर एक टीचर यहाँ पर पढ़ा है, दूसरे साल में जो दूसरी जगह पर पढ़ा रहा है, यहाँ पर से निकल गया तो वो रोएंगे कि क्यों चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सारे जो है चलता रहता है। तो इसमें सभी को ध्यान नहीं देना होता, आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि टॉपिक चल रहा था इसलिए हमने बताया। उपयुक्त स्तरों पर शिक्षक का सभी से सकारात्मक संबंध है तो शिक्षण कार्य प्रभावी रहेगा, और यदि ऐसा नहीं है तो उसमें कमी रह जाएगी। किसमें? प्रभावी शिक्षण में। तो यहाँ पर जो भी ये हमने देखे, विद्यालयन प्रबंध की प्रशासनिक नीतियों में जो अच्छी नीतियां होगी, प्रशासन अगर अच्छा होगा, टीचर के साथ प्रधानाचार्य मधुर संबंध रखेगा, साथ ही शिक्षक मधुर संबंध रखेंगे, पत्नी भी मधुर संबंध रखेगी, और आपकी आर्थिक वेतन भी अच्छा मिलता रहेगा, और वो अपने उत्तरदायित्व के बोध को अगर समझेगा, ये सारी जो अच्छी बातें अगर आ जाए तो क्या होगा? एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा कक्षा का वातावरण निर्माण होगा, और कक्षा में जो है सकारात्मकता आएगी, और स्टूडेंट जो है अच्छे से पढ़ेंगे और भविष्य में एक अच्छे अधिकारी बनेंगे, अच्छे पद पर चले जाएंगे। तो इन सभी बातों का जो है शिक्षा में प्रभाव पड़ता है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, भले परीक्षा में भले ना आए तो आपके जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट ही है। तो इसे आपको समझना है, परीक्षा में आएंगे ही, अगर नहीं भी आए तो आपके जीवन के लिए कम से कम इंपॉर्टेंट है ही 100%। इसके बाद बौद्धिक कारक, एक तो हमने ये देखे, पारिवारिक कारक देखे, फिर महाविद्यालयीन कारक देखे, अभी बौद्धिक कारक भी होते हैं, यानी बुद्धि से संबंधित। बुद्धि का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान शक्ति। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा अच्छा सिंह जी, हम बात लंबी कर देते हैं। नहीं, ये आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ी सी चर्चा लंबी हो गई। फिर बौद्धिक कारक, इसमें क्या है? बुद्धि यानी कि ज्ञान शक्ति। बुद्धि का शाब्दिक अर्थ ज्ञान शक्ति है। यह एक अनुमानित ज्ञान शक्ति है, क्योंकि इसका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता बल्कि क्रियाओं या व्यवहारों के माध्यम से हो पाता है। यदि शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च नहीं होगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बौद्धिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तो शिक्षण कार्य में प्रभावशालीता नहीं आ सकेगी, और कक्षा में शिक्षक का प्रदर्शन औसत से भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात की जाएगी इस इतनी बड़ी लाइनों में, कि टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। जिस क्लास में वो पढ़ा रहा है उस क्लास से उसकी नॉलेज थोड़ी ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। जिस क्लास को पढ़ा रहा है उससे उस क्लास से वो ऊपर होना चाहिए, उसके पास उस क्लास का नॉलेज होना चाहिए। नॉर्मल बेसिक नॉलेज नहीं, एडवांस नॉलेज उसके पास होना चाहिए। तो कक्षा में क्या है, उसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, वरना उसका प्रदर्शन औसत से भी नीचा होगा, यानी कि एकदम खराब। ऐसे में शिक्षक को एक दूसरी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। वस्तुतः प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की मेधा शक्ति प्रखर होती है, और अगर उनकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं किया जाता तो वे शिक्षक की शिक्षण कला पर संदेह करने लगते हैं। तो आजकल तो ये संदेह बहुत बढ़ गया है, करने लगते हैं, और अपने माता पिता से इस बात की चर्चा भी करते हैं, जिस कारण शिक्षक को ग्लानि महसूस होती है। इसलिए शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च और उसके शिक्षण में विविधता का समावेश होना चाहिए। इसलिए आपको शिक्षक बनने से पहले आपको सभी फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। आपको कॉमर्स का, साइंस का,
बेसिक साइंस आपको पता होनी चाहिए, आपको बेसिक टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो युग है टेक्नोलॉजी का युग है और आजकल सभी टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। जैसे कि आप अभी जब कक्षा में किसी स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो वहाँ पर डिजिटल बोर्ड होगा, आपको ब्लैक बोर्ड नहीं मिलेगा, और आपको डिजिटल बोर्ड चलाने ही नहीं आता तो आप कैसे पढ़ाओगे? क्योंकि आज सभी लगभग सारे जो बड़े कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी स्कूल है उनमें डिजिटल बोर्ड आ चुका है, वहाँ पर लैपटॉप आ चुका है, वहाँ पर प्रोजेक्टर आ चुका है, वहाँ पर आपको इसी प्रकार से पढ़ाना होगा जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पीपीटी में पढ़ाना होगा, पीपीटी तैयार करना होगा, प्रेजेंटेशन देना होगा। कंप्यूटर के आपके पास बेसिक नहीं एडवांस नॉलेज होना चाहिए। बेसिक का जमाना चला गया, आपके पास एडवांस नॉलेज होना चाहिए, आपके पास करंट नॉलेज भी होना चाहिए। करंट अफेयर आपको हर जगह हर दिन पढ़ना चाहिए। आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा प्रश्न आ जाए, कब कौन सी बात आपके साहित्य के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है और समाज में सारे बातें आती है। तो अगर किसी डॉक्टर का कैरेक्टर आ गया और डॉक्टर ने कोई बात कर दी मेडिकल से रिलेटेड, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए वो क्या कहना चाहता है। कोई इंजीनियर कैरेक्टर आ गया उपन्यास में और इंजीनियरिंग के रिलेटेड बात कर रहा है, कोई आर्मी का कैरेक्टर आ गया उसके बारे में बात कर रहा है, कोई राजनेता आ गया उसके बारे में बात कर रहा है, कोई ऐतिहासिक घटना आ गई, तो आपको इतिहास पता होना चाहिए, आपको भूगोल पता होना चाहिए, कौन सा शहर कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है। आप हिंदी के टीचर हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूगोल नहीं आना चाहिए। आप हिंदी के टीचर हो इसका मतलब ये नहीं आपको समाज शास्त्र नहीं आना चाहिए। आप हिंदी के टीचर हो इसका मतलब ये नहीं आपको कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। आपको सब कुछ आना चाहिए क्योंकि आप एक टीचर हो। तो टीचर को जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करना चाहिए हर फील्ड में, क्योंकि एक सीमा होती है। ये नहीं कि शिक्षक पूरा ज्ञानी होता है, ये तो बात पूरी तरह से झूठ है। एक अच्छा व्यक्ति वही होता है कि वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता। जो व्यक्ति कहता है मुझे कुछ नहीं आता मतलब उसे थोड़ा बहुत तो आता ही है, और जो कहता है मुझे सब आता है उसे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ईगो जैसे हमने बार बार कहा है कि ईगो कभी नहीं होना चाहिए। आप ईगो आ गया तो आप खत्म हो जाओगे। तो यहाँ पर इसलिए शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च और उसके शिक्षण में विविधता का समावेश होना चाहिए। विविधता यानी कि आपको पढ़ाते हुए आपको उदाहरण जो है अलग अलग फील्ड से, अलग अलग शाखाओं से, अलग अलग विद्या शाखाओं से आपको उदाहरण देने चाहिए। इससे क्या आती है? विविधता आती है। शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च होगा तो शिक्षण सामान्यतः प्रभावी और कौशल्यपूर्ण होगा, जिसका लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। ये लाभ निम्नलिखित हो सकते हैं। क्या है? प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थियों के कठिन सवालों का संतोषजनक उत्तर। प्रखर बुद्धि वाले यानी कि जो स्मार्ट स्टूडेंट है, फर्स्ट बेंचर, उनके पास अपने अलग से प्रश्न होते हैं। उनके पास वो 10वीं कक्षा में होते हैं और वो कहते हैं कि मैं 12वीं कैसे पास करूं, 12वीं की किताब कौन सी पढूं। जो स्मार्ट स्टूडेंट है आपने देखे होंगे, वो 10वीं में रहकर 12वीं का सिलेबस पूरा कर देते हैं। टीचर को पूछ पूछ कर कि 12वीं में क्या आता है, कौन सी किताब पढूं सर। ये सारी बातें कौन पूछते हैं? प्रखर बुद्धि वाले स्टूडेंट। और जो प्रखर बुद्धि वाले स्टूडेंट नहीं होते वो 10वीं का भी नहीं पढ़ते, 9वीं का भी नहीं पढ़ते, ऐसे ही पास हो जाते। तो प्रखर बुद्धि वाले स्टूडेंट इसके बाद के भी, जैसे यहाँ पर भी जो हमारे प्रखर बुद्धि वाले स्टूडेंट है, अभी वो नेट की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पूछेंगे किसके बारे में? पीएचडी के बारे में पूछेंगे, पीएचडी के बारे में पूछेंगे, क्योंकि वो प्रखर बुद्धि वाले। और हमारे स्टूडेंट सारे ऐसे ही है, आगे की बातें भी करते हैं कि पीएचडी में कैसे एडमिशन ले, पीएचडी कैसे करनी है, सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, पीपीटी कैसे बनानी है। क्योंकि आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन भी आपका होता है, सिनॉप्सिस का भी होता है, और सिनॉप्सिस आपको खुद को ही बनानी होती है। तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट आना चाहिए, और आपको देवनागरी में टाइप करना भी आना चाहिए। ये सब कुछ पीएचडी करते हुए, रिसर्च कैसे करनी है, फिर सभी जो है किताबें कैसे जमा करनी है, कैसे आपको जो उनका संदर्भ लिखना है, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। और ये विद्यार्थी पूछते हैं, एमए के समय ही पूछते हैं। फिर आधुनिक प्रवेश के अनुरूप विद्यार्थियों के उदाहरण द्वारा सवालों का हल बताना। तो ये जो पॉइंट है इसमें क्या है? आधुनिक उदाहरण क्या है? आधुनिक उदाहरण जैसे कि आपको अगर मैं कभी उदाहरण देता हूँ तो आपको आपके जो फेमस टिकटॉकर्स है, आपके बॉलीवुड में जो हीरो है, या आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है उसके साथ जोड़कर मैं उदाहरण देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि उनको समझ में आए। तो ये टीचिंग के ही मेथड्स है। जो आपको ये उदाहरण दिए जाते हैं आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, ये टिकटॉक के, ये रील्स के, इंस्टाग्राम के, ये एक्टर्स के, या फिर वो आपके बाजीराव मस्तानी का फिल्म का वो गाना दिखाकर, क्योंकि आपके समय के साथ जोड़ना है हमें। आपका जो समय है, आपकी जो उम्र है उसके साथ ढलना होता है एक शिक्षक को।
तो इस प्रकार से उदाहरण देने पड़ते हैं। फिर कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को आसान तरीके से सवालों का हल बताना। कमजोर पृष्ठभूमि का अर्थ यहाँ पर आर्थिक कमजोर नहीं, मानसिक कमजोर है, बुद्धि से जो कमजोर स्टूडेंट है। और जो कमजोर स्टूडेंट है उनका द्वेष रखने वाले शिक्षक जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। आपने ऐसे बहुत से शिक्षक देखे होंगे जो कमजोर स्टूडेंट को जो है इग्नोर कर देते हैं और उन्हें हमेशा जो है मारते पीटते हैं, गलत सलत बातें करते हैं उनके साथ, उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे शिक्षक जीवन में कभी सफल नहीं होते और जीवन में कभी उनको संतोष भी नहीं मिलता, घर में, परिवार में, समाज में, कहीं पर भी नहीं। तो कमजोर स्टूडेंट को जो साथ में लेकर चलता है, कमजोर स्टूडेंट को भी जो सहारा देता है, मोटिवेट करता है, वही जो है असली टीचर है। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति को विकसित करना और बढ़ावा देना। तर्क शक्ति, तो हमेशा हम प्रश्न बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं, आपको बीच बीच में जो है एक कथन को दूसरे कथन के साथ जोड़कर बताते हैं, क्योंकि उससे जो है आपकी तर्क शक्ति बढ़ती रहे, आप चीजों को जोड़ना सीखे। हम एक व्यक्ति का नाम आता है तो उसके साथ, जैसे हम शुक्ल जी का नाम लेते तो नंद दुलारी बादशाह को क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उससे आप जोड़कर सीखो, समझो, जोड़ना सीखो, साहित्य को सारा जोड़कर एक तरीके से देखना सीखो। तो एक किसी कवि की रचना आती है तो हम उसके बारे में 10 बातें करते हैं, क्यों करते हैं? ये सभी उसमें आएंगे। और फिर तर्क में क्या आता है कि किसी बात का वाद विवाद और संवाद, इसमें जो है तर्क शक्ति काम आती है। किसी कॉन्सेप्ट को समझना और उस पर अपने मत जाहिर करना, उसमें तर्क शक्ति का प्रभाव आपको दिखाई देगा, तर्क शक्ति लगती है उसमें। फिर शिक्षण विधि में आधुनिक तरीके से कक्षा संचालन को बढ़ावा देना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या चल रहा है यहाँ पर सिंह जी? कौन कौन सी दिशा दे रहा है? कक्षा में शायद ध्यान नहीं है आपका, सभी लोग हंस रहे हो। तो पूछूंगा कल सवाल तो फिर उत्तर नहीं आएगा तो फिर बेंच पर खड़ा कर दूंगा सबको। यहाँ पर ध्यान दीजिए कक्षा में। फिर शिक्षण की विधि में आधुनिक तरीके से कक्षा संचालन को बढ़ावा देना। आधुनिक क्या है? जैसे अभी हम जो जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आईटी से आधारित शिक्षा है। क्यों? जैसे कि हम आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, इसमें जो आधुनिक सामग्री जैसे कि कंप्यूटर आ गया, फिर पेन टैब आ गया, फिर उसमें क्या आएगी, बाकी पीपीटी आ गया, ये सारे एप्लीकेशन आ गए, ओबीएस आ गया, ये सारे रिकॉर्डिंग के एप्लीकेशन हो गए, ये सारी जो बातें हैं इसके सहारे पढ़ाना, ये क्या है? आधुनिक तरीके से। अभी ऑफलाइन का कोचिंग में कैसे पढ़ाएंगे? आप स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएंगे, उसमें क्या, आप लैपटॉप के सहारे वीडियोस दिखाकर, उसमें पीपीटी दिखाकर, पीडीएफ दिखाकर, फोटोज दिखाकर, ये सारी चीजों को मिक्स करके जब आप पढ़ाते हो तो उसे क्या कहते हैं? आधुनिक तरीके से कक्षा संचालन करना और उसको बढ़ावा देना। क्योंकि भविष्य में यही होने वाला है, आज नहीं तो कल, और कल 10 साल बाद नहीं, 2 साल बाद वाला ही कल है, ज्यादा दूर नहीं है वो। शिक्षण कार्य करते समय विद्यार्थियों में आसान से कठिन की ओर तथा कठिन से आसान की ओर समस्याओं का हल करने की विधि विकसित करना। तो ये विधि काफी इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षण कार्य करते समय विद्यार्थियों में जो आसान, पहले क्या किया जाता है कि आसान बातें सिखाना, जो आपको आती है बातें, जो आपको पहले ही पढ़े हुए हो। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे नई कक्षा शुरू हो जाए 7वीं से, आप अगर आप 8वीं में आ गए और 8वीं में समझिए कि नागार्जुन की एक कविता लगी हुई है आपके सिलेबस में, तो टीचर पहले दिन क्या कहेगा कि आपकी 7वीं कक्षा में नागार्जुन को आपने पढ़ा होगा, उनकी एक कविता पढ़ी होगी, तो वही नागार्जुन की आज जो है नई कविता हम पढ़ने वाले, जोड़कर पढ़ाते हैं हम। तो पहले क्या होगा, आपको आसान लगेगा। या फिर पहले कोई स्टोरी बताकर पढ़ाना। बहुत से टीचर अच्छे टीचर होते हैं, पहले जब पहली कक्षा लेते हैं तब वो आपको फिलोसफी बताते हैं, स्टोरी बताते हैं, या फिर पिछली कक्षाओं के बारे में बताते हैं, या फिर आपके नाम पूछते हैं, आपकी हॉबी पूछते हैं, जिससे आप कक्षा में खुल जाओ। एक बार आप खुल जाते हो तो उसके बाद जो है वो धीरे धीरे आपको कठिनता की तरफ ले जाता है। जैसे आपकी दादी या फिर नानी ने जो है आपको कड़ी हुई दवाई पिलाते समय शहद के साथ मिक्स करके पिलाती है, वही टेक्निक है ये, आसान से कठिन की ओर क्या है, शहद में कड़वी दवाई मिलाकर पिलाना, यही है। पहले आसान बताकर फिर धीरे धीरे कठिन की ओर ले जाना होता है। और फिर तथा कठिन से आसान की ओर। अभी कठिन से आसान की ओर क्या है कि कोई कठिन प्रश्न है, कोई कठिन सवाल है, कोई कठिन कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या है
उसको तोड़ना है, एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है कठिन, उसे तोड़ कर जो है छोटा बना देना है, और इस छोटे को बताना है, और छोटे को बताकर फिर से कठिन। अगर कोई कठिन कॉन्सेप्ट है तो उसको बेसिक से पढ़ाओ। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो बहुत कठिन है, स्टूडेंट को नहीं आ रहा, तो उसको बेसिक से शुरू करता है एक टीचर, तो कठिन को आसान की तरफ ले जाता है और आसान को कठिन की तरफ ले जाता है। इस तरह से उसका जो सारे प्रॉब्लम जो है, सारे प्रश्न जो है उसका हल होता है, और इससे क्या होता है, अंत में विकास होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बौद्धिक कारक से संबंध, ये सभी बातें एक कुशल शिक्षक के कक्षा संचालन की विधि को विकसित व परिष्कृत करती है। इसके अंतर्गत शिक्षक निम्नलिखित त्रिस्तरीय क्रियाओं को पूर्ण करता है। तो यहाँ पर जो 3 स्तरीय क्रिया है, उसमें कार्य का विश्लेषण करना, ये जो बात है, और यहाँ पर हम आगे एक डायग्राम भी देखेंगे। ये सारी बातें जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आज की कक्षा का समय हो गया है। आज की कक्षा में जो पढ़ा हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आपके जीवन के, आपके आने वाले भविष्य के जीवन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आपके टीचिंग लाइफ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमने टीचर के जीवन को आज पढ़ा है, उसकी उसके चरित्र को आज पढ़ा है, जिससे हमने उसका जीवन गाथा ही आज जो है पढ़ ली एक तरीके से। तो आज का ये जो कक्षा थी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप भविष्य में टीचर बन जाओगे तो ये कक्षा आपको याद आएगी, आज का दिन, आज की पीपीटी, मेरी आवाज़ आपको याद आएगी जब आपके साथ ये सारे घटनाएं घटित होंगी। तो वहाँ पर तब आप जो है कक्षा करने के कारण आप वहाँ पर संयम बरत पाएंगे, समस्याओं का हल निकाल पाएंगे, यही उम्मीद करते हैं हम। और आज की कक्षा हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी पूछिए, और सभी लोग एक बार जो है कक्षा को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट जो है बहुत कम आ रहे हैं। तो सभी लोग जो है एक बार कक्षा को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग जो भी है वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए कक्षा को। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है, पूजा जी को कोई डाउट नहीं है। अगर आप सभी लोग अगर इसी प्रकार से अगर चैट में एक दूसरे से बात करोगे तो कल से हम चैट बंद कर देंगे। ये चैट का फीचर किसके लिए रखा गया, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। तो आपको जो है कोई प्रश्न हो तो वो जो है आपको कक्षा में पूछना है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं है तो जो है आपको कल की क्लास में आप पूछ सकते हो। अगर आज का कोई डाउट हो या फिर विगत जितनी भी क्लासेस हमारी हुई है, 11 क्लासेस, उसमें से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी आपको कोई भी गाइडेंस भी चाहिए होगी पीएचडी के रिलेटेड या फिर कोई भी प्रश्न होगा उसके रिलेटेड भी आप कक्षा में कमेंट कर सकते हो, लाइव चैट में कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जब कक्षा ऑफ हो जाती है उसके बाद, या फिर टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हो। जो रिकॉर्डिंग क्लास के स्टूडेंट है, रिकॉर्डिंग क्लास के, वो भी हमेशा कमेंट कीजिए। रिकॉर्डिंग क्लास के स्टूडेंट की जो है कमेंट अभी आ नहीं रहे, तो उनके भी कोई समस्या हो तो वो भी जो है कक्षा में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में भी जो है कक्षा खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते, फीडबैक दे सकते, कोई सुधार सुझाव हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है, तो आज की कक्षा यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद।